Wait, okay. You please mute yourself now. Yeah. I'll share this application. Well, now can you see this Word file and can you see me as well? Well, I hope that is clear now. If it is not clear, you can always unmute and speak to me. Well, okay. So far, we have studied about the three units. The first two units were giving us an idea about how to proceed with the research, and third unit we have studied about Arab historiography, Sultanate historiography, uh, and then Maratha historiography. Before that, we have studied about the Greek and Roman historiography, and now we are going to start with the positivism. Now, what it is? See, the kind of history that we consider as a proper history nowadays, it should be based on the resources. Like, if suppose this is a history book, it should be based on the resources used. It should have proper footnoting, it should have proper references, or it should have, see, there is a footnoting which we have already discussed earlier, and bibliography should be given. All that kind of things are there in history book today, but it is not, it was not there earlier. It is a gradual evaluation, and one of the important ideas that had contributed to make history as a scientific discipline, एक जो बहुत महत्वपूर्ण आइडिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण विचार है, जिसने इतिहास लेखन को और ज़्यादा साइंटिफिक बनाया और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से लिखना हम लोगों को सिखाया और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से पढ़ना सिखाया, उसको कहते हैं पॉजिटिविज्म, जिसको मराठी में कहते हैं प्रत्यक्षवाद, हिंदी में भी बोलते हैं प्रत्यक्षवाद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्रत्यक्षवाद क्या था, ये आइडिया, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिविज्म, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस, क्या विचारधाराएं थी, क्या सिचुएशन थी कि जिसके कारण ये प्रत्यक्षवाद का विचार उभर कर सामने आया। देखिए, कोई भी विचार जो होता है एक विशेष परिस्थिति में वो जन्म लेता है, डेवलपमेंट एक विशेष परिस्थिति में होती है। तो पॉजिटिविज्म किस परिस्थिति में उभर कर सामने आया, पॉजिटिविस्ट थिंकर कौन कौन थे, और पॉजिटिविस्ट थिंकर का एक बैकग्राउंड बनने के बाद में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे लियोपोल्ड रांके के बारे में, बिकॉज लियोपोल्ड रांके वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन हु हैज contributed towards the positivism, and how this positivism have contributed to history, and then later on we will also try to study about the criticism, how, if there are any flaws in these ideas, if there are any flaws in this practice. Definitely, in every idea, in every practice, there are certain flaws, and positivism is not an exception. So let us try to understand the meaning of positivism. See, knowledge is something that we acquire from outside as well as we feel from inside. Positivism believe that the true knowledge is the knowledge which we acquire from observation. इंट्यूटिव नॉलेज जो भीतर से हमको फील होता है ना, वो कोई ज्ञान नहीं है, वो कोई नॉलेज नहीं है। उदाहरण उदाहरण के तौर पर किसी का अगर ईश्वर के ऊपर विश्वास है तो उसको ज्ञान नहीं माना जाता, क्योंकि ईश्वर को हम लोग प्रूव नहीं कर सकते। सो द पॉजिटिव नॉलेज इज अ नॉलेज विच इज डेफिनेट, विच इज सर्टन, विच इज बियॉन्ड आउट एंड एटर्नल। सो पॉजिटिव नॉलेज वो ऐसा नॉलेज है, ऐसा ज्ञान है जो कि निश्चित है। ईश्वर कोई निश्चित नहीं है। शरीर में आत्मा है कि नहीं, ये किसी ने देखा नहीं है, डेफिनेटली उसको हम लोग नहीं दिखा सकते, प्रूव नहीं कर सकते, सर्टेनिटी नहीं है, तो उसको वो पॉजिटिव नॉलेज नहीं होगा। ईश्वर के बारे में या अल्लाह के बारे में का जो ज्ञान है वो हम प्रूव नहीं कर सकते, तो उसको पॉजिटिव नॉलेज नहीं कहा जा सकता। बियॉन्ड डाउट है, कोई डाउट कर सकता है। आप जो ऐसे भीतर से जो आप फील करते हैं ईश्वर के बारे में या आपकी धार्मिक भावना के बारे में, वो डाउट अगर उस पर है तो वो भी पॉजिटिव नॉलेज में नहीं आएगा। तो पॉजिटिव नॉलेज इज अ नॉलेज विच इज डेफिनेट, निश्चित हो, सर्टन हो, विच इज बियॉन्ड डाउट, जिसका कोई डाउट ना हो, एंड विच इज एटर्नल। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस लेसन में, आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होते जाएगा। पॉजिटिविज्म इस बात पे बिलीव करता है, इट इज अ साइंस, कि इंफॉर्मेशन
which is derived from the logical and mathematical treatment। एक लॉजिकल कंक्लूजन किसी चीज का हम निकालते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर साइंस में अगर हमको प्रूव करना है, मान लीजिए साइंस हमने जरूर पढ़ा होगा, 10 तक तो जरूर पढ़ा होगा सबने, कि अगर हम किसी मेटल को हीट करते हैं तो एक्सपांड होता है। तो इस बात को हम लोग प्रूव कभी भी कर सकते हैं। आप लेबोरेटरी में एक मेटल बॉल, लोहे का एक गोला ले जाइए, उसको आप गर्म कीजिए तो वो एक्सपांड होगा, ये निश्चित निश्चित रूप पे है। पानी, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम एक साथ आने से वो पानी बनेगा, ये बात निश्चित स्वरूप पे हर जगह पर लागू होती है, चाहे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो। तो इसलिए पॉजिटिविज्म कहते हैं कि लॉजिकल कंक्लूजन से, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से और ऑब्जर्वेशन से, सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी एक्सपीरियंस क्या होता है? जो हम आंखों से देखते हैं, सेंसेस के द्वारा हमको लोगों को ऑब्जर्व होता है। उदाहरण के तौर पर कोई अगर आपको बर्फ लगाता है तो आपको ठंडा लगेगा, ये दिस इज अ सेंसरी एक्सपीरियंस, बिकॉज स्किन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन व्हिच रिकॉर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग विथ यू। तो ये कभी भी प्रूव किया जा सकता है, सेंसरी एक्सपीरियंस से हमें ये बातें पता चलती है। आप अगर धूप में जाएंगे तो आपको गर्म लगेगा, गर्मी के समय में आप अगर कूलर बंद कर देंगे तो आपको गर्मी लगेगी। दीज आर द ऑल सेंसरी एक्सपीरियंसेस। तो सेंसरी एक्सपीरियंसेस से जो नॉलेज आता है, जो हमें आंखों से पता चलता है, स्किन से पता चलता है, टंग से पता चलता है, नोज से पता चलता है, दैट इज द ओनली नॉलेज, दैट इज द एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ ऑल ऑथोरिटी नॉलेज। तो अंदर से मन की बात अगर कोई कहता है, मुझे मन में, जैसे कभी कभार हम लोग कहते हैं ना, मेरा मन कहता है कि शायद ये बात ठीक नहीं हो रही है, तो यू नो उसका हमें कोई प्रूफ नहीं होता है, भीतर से कोई बात हमें फील होती है। लेकिन ये पॉजिटिविज्म कहता है, पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि भीतर से जो फीलिंग होने वाली बात है, दैट इज नॉट नॉलेज, दैट इज नॉट ऑथोरिटी नॉलेज, इट इज योर फीलिंग। सो वैलिड नॉलेज केवल वही है जिसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, और जो इंपेरिकल एविडेंसेस, मतलब उसके कुछ प्रूफ हमें दे सकते हैं। कहीं कभी भी आप प्रूफ दे सकते हैं कि भाई गर्म करने से जो लोहे का गोला होगा वो और एक्सपांड होगा, पानी को गर्म करने से तो भाप बन जाएगी। दीज आर द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से, सेंसरी नॉलेज से जो ज्ञान प्राप्त होता है, केवल वही ज्ञान है। ये पॉजिटिविज्म की विचारधारा है। पॉजिटिविज्म believes that the knowledge that you acquired through sensory experiences, the knowledge that you can verify, are the only knowledge। well, इंट्रोस्पेक्टिव एंड इंट्यूटिव नॉलेज, जो भीतर से हम लोग चिंतन करके जो बात सामने लाते हैं, उस बात को रिजेक्ट करता है। इंट्यूटिव नॉलेज आपकी फीलिंग को रिजेक्ट करता है। एंड ह्यूमन नॉलेज जो है, ह्यूमन एक्सपीरियंस के बियॉन्ड नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पर अध्यात्म, रिलीजन, धर्म, इसका ये सब विचारों का, ये सब अनुभवों का महत्व नहीं रह जाता पॉजिटिविज्म में, प्रत्यक्षवाद में। प्रत्यक्षवाद शब्द से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण उनको चाहिए। मैं अगर इसको मारूंगा, टेबल को मारूंगा तो मुझे चोट लगेगी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप कभी भी दे सकते हैं कि जब भी इम्पैक्ट होता है तो फोर्स आपके हाथ पे लगेगा ही लगेगा। सो ये एक नॉलेज है, बिकॉज दिस यू कैन एक्सपीरियंस टू योर हैंड, दिस यू कैन प्रूव एट एनीवेयर, एंड दिस इज एक्वायर्ड बाय द एक्सपीरियंस एंड द एम्पेरिकल एविडेंसेस। तो इसको हम लोग पॉजिटिविज्म की ये विचारधारा है कि नॉलेज केवल उसी को माना जाए जो हम प्रत्यक्ष रूप से अपने सेंसरी ऑर्गन से ऑब्जर्व करते हैं, और जिसका प्रमाण हमें दिया जाता है, जो कभी भी प्रूव किया जा सकता है। अब ये पॉजिटिविज्म ज्ञान के क्षेत्र में कब आया? व्हेन द पॉजिटिविज्म हैव स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग द एकेडमिक्स। देखिए, एकेडमिक्स में एक समय एक विचारधाराएं बहुत स्ट्रांग रहती है। देयर इज एन लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वन पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग in the academic creation, in the knowledge creation. For example, जो अभी पॉजिटिविज्म कैसे उत्पन्न हुआ, पॉजिटिविज्म कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 14th-15th सेंचुरी के बाद में यूरोप में इनलाइटनमेंट का समय आया। इनलाइटनमेंट क्या करता है? रैशनल बातों को ज्यादा महत्व देता है। जो बातें रैशनल नहीं है, इमोशनल है, उसको वो रिजेक्ट करता है। लेकिन बहुत ज्यादा रैशनलिटी भी आदमी को पसंद नहीं आती। आदमी की पर्सनालिटी, आदमी का जो मस्तिष्क है, माना जाता है उसके दो भाग है, एक है रैशनल, एक है इमोशनल। इसलिए आदमी अगर पूर्ण रूप से रैशनल हो जाए तो बहुत ड्राई हो जाएगा। इमोशन, अगर आप इमेजिन कीजिए, यू जस्ट इमेजिन दैट यू डोंट हैव इमोशन इन द लाइफ, यू जस्ट ईट बिकॉज योर बॉडी नीड्स इट, देयर इज नो टेस्ट, एंड इमोशन इज अगर जीवन से खत्म हो जाएंगे तो लाइफ विल बिकम वेरी ड्राई, एंड दैट इज व्हाट हैपन इन द एकेडमिक्स। रैशनैलिटी को इतना ज्यादा महत्व दिया गया इनलाइटनमेंट के समय कि एकेडमिक्स हैव बिकम ड्राई, और उसके खिलाफ फिर हमेशा रिएक्शन होती है।
मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि किसी भी एक्सट्रीमिटीज को वो पसंद नहीं करता, एक्सट्रीम रैशनैलिटीज को भी पसंद नहीं करेगा, एक्सट्रीम इमोशनलिटीज को भी पसंद नहीं करेगा। बहुत ज्यादा हार्डशिप और बहुत ज्यादा जिसको हम लोग कहते हैं ना वैराग्यपूर्ण जीवन को भी वो पसंद नहीं करेगा, और बहुत ज्यादा ऐश आराम की जिंदगी जिए, केवल जीवन में मौज मजे करते रहे, वो भी उसको पसंद नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आदमी बैलेंस बनाने की कोशिश जरूर करता है और रिएक्शंस होती रहती है। उसी तरीके से रिएक्शन हम लोग देखते हैं यहाँ यूरोप के एकेडमिक वर्ल्ड में, जब रैशनैलिटी का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो उसके खिलाफ रिएक्शन हुई, एंड देयर केम देन ईरा ऑफ रोमांटिसिज्म। हर चीज को इमोशनल दृष्टिकोण से देखा जाने लगा, मनुष्य के जो रिलेशन होते हैं उसको रोमांटिसाइज किया जाने लगा, हिस्ट्री को रोमांटिसाइज किया जाने लगा, नेचर को रोमांटिसाइज किया जाने लगा। कई सारी पोएट्री लिखी गई, विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री लिखी, कभी आपने सुना होगा इंग्लिश लिटरेचर में थोड़ा बहुत। तो ये जो रोमांटिसिज्म का जो दौर था, दैट वाज अ काइंड ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट द रैशनैलिटी that came in the that became very prominent during the phase of enlightenment. अभी क्या हुआ ना, जैसे मैंने बताया कि एक्सट्रीमिटीज हमें कभी भी पसंद नहीं। जब बहुत ज्यादा रोमांटिसिज्म होने लगा तो उसके खिलाफ भी लोग सोचने लगे कि अरे भाई, हिस्ट्री को रोमांटिसाइज किया जाता है, कोई अगर हमारा पुराना सेनापति था या राजा था, उसके बारे में इतना रोमांटिक नॉवेल लिखा जाता है कि उसमें सत्य क्या है और माइथोलॉजिजेशन क्या है हमें पता ही नहीं चलता। सो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हाउ टू डू अवे विद दिस रोमांटिसिज्म, एंड दैट इज हाउ द पॉजिटिविज्म हैज इमर्ज्ड। दे थॉट दैट हिस्ट्री में अगर लिखा गया है या किसी ज्ञान में लिखा गया है तो वी शुड ट्राई टू सर्च फॉर द एम्पिरिकल एविडेंसेस। पॉजिटिविज्म का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द वेरी इंपॉर्टेंट एम्फसाइज ऑन द पॉजिटिविस्ट थॉट इज दैट वी मस्ट हैव सोर्सेस टू मेक अ स्टेटमेंट, विदाउट सोर्सेस नो स्टेटमेंट। सो इट सेज नो सोर्स नो हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है पॉजिटिविज्म का, व्हिच सेज दैट नो सोर्स नो हिस्ट्री। सो पॉजिटिविज्म की थॉट ऐसे बढ़ने लगी यूरोप में, व्हेन दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द फैक्ट्स, let us do the scientific investigation of the sources, and let us write the knowledge, let us write the history or any other discipline on the empirical evidences। ऐसे empirical ऐसे evidences के ऊपर हम लोग लिखे जिसको कि सबूत किया जा सके, जिसको प्रूव किया जा सके। और उसके साथ साथ में हम लोग देखते हैं, देखिए 19th सेंचुरी का जो समय था, देयर वाज अ फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड ऑल ओवर द यूरोप। एंड साइंटिफिक एटीट्यूड जब आपका डेवलप होता है, देन यू स्टार्ट ऑलवेज क्वेश्चनिंग, ऑलवेज देयर इज अ नॉलेज क्रिएशन। तो ये 19th सेंचुरी में हिस्ट्री के लिखान में भी, इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री आल्सो, डिफरेंट न्यू स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज, नई नई विचारधाराएं उभर कर सामने आई। रोमांटिसिज्म आया, मैंने आपको बताया। नेशनलिस्टिक हिस्ट्री एक आई जो कि अपने देश के प्रति देश प्रेम बढ़ाने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ में पॉजिटिविज्म और मार्क्सिज्म भी आया। मार्क्सिज्म के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे खैर, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट 19th century was a period during which these different schools of history writing, different schools of knowledge creation, not only history writing, it was a knowledge creation which affected all the disciplines। सारे विषयों को इन्होंने प्रभावित किया, ये नई नई विचारधाराएं उभर कर सामने आई। तो 18th century में science and technology was making rapid progress, and it was believed that scientific method is necessary for acquiring knowledge। So साइंटिफिक एटीट्यूड जब आपका बन जाता है तो साइंटिफिक दृष्टिकोण आपको हर जगह पर अप्लाई आप करने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से साइंटिफिक दृष्टिकोण को भी नॉलेज क्रिएशन में, इट कुड बी हिस्ट्री, इट कुड बी फिलोसॉफी, इट कुड बी सोशियोलॉजी, वो हर चीज का साइंटिफिक दृष्टिकोण बढ़ने लगा। एंड दैट इज हाउ द पॉजिटिविज्म हैज आल्सो इमर्ज ड्यूरिंग दिस era of 19th century, where there was an extensive growth of the scientific attitude, extensive growth of science and technology। पॉजिटिविज्म इन अ वे, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पॉजिटिविज्म वाज इन अ वे रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के दौर में क्या हुआ ना, हिस्ट्री जिस तरीके से लिखे जाने लगी थी उसमें कई सारे फॉल्ट्स लोगों को नजर आने लगे। उनको ये लगा कि भाई इस तरीके की हिस्ट्री राइटिंग अगर होती रही तो सत्य क्या है हमें पता ही नहीं चलेगा, देयर विल बी लॉट ऑफ रोमांटिसिज्म। एंड सो दे ट्राई टू रिमूव दिस शॉर्टकमिंग इन हिस्ट्री राइटिंग, एंड दिस शॉर्टकमिंग इन हिस्ट्री राइटिंग इज पॉइंटेड आउट बाय प्रोफेसर जीपी गुच इन हिज बुक हिस्ट्री एंड हिस्टोरियन ऑफ 19th सेंचुरी। इन 19th सेंचुरी के इतिहास और इतिहासकार ये किताब उन्होंने लिखी, और उसमें 4 शॉर्टकमिंग वो पॉइंट आउट करते हैं। नंबर 1, the belief system of human life is controlled by the divine। रैशनैलिटी ईश्वर को नहीं मानता है। कई कई यू नो देयर इज नो, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई रैशनल है तो बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानेगा। देयर कुड बी पीपल हु आर रैशनल बट दे विल स्टिल बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। बट इन जनरली स्पीकिंग, जिस बात का सबूत नहीं है, जिस बात का कोई प्रूफ नहीं है,
उसके उसके ऊपर रैशनल लोग विश्वास नहीं करते। एक जनरल विचारधारा है, मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ, लेट अस नॉट गो इनटू द डिबेट। देयर आर डेफिनेटली रैशनल पीपल हु आर इक्वली स्पिरिचुअल, हु आर इक्वली रिलीजियस आल्सो, but in generally speaking, if you are rational, that means you won't believe anything that cannot be proved. As the God cannot be proved, probably the rational people may not believe in God. That is how we presume now and go ahead. Phil. So this person GP Gucci found out that human life is controlled by the God is one of the belief system which had hampered the growth of history. क्योंकि हिस्ट्री में जो घटनाएं होती है, अगर हम केवल लिख देते कि ईश्वर की मर्जी से या अल्लाह की मर्जी से ये घटना हुई या ईश्वर की मर्जी से हमने ये युद्ध जीता, तो क्या होगा, उस युद्ध को हमने क्यों जीता या क्यों हारा, इसके पीछे का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की हमारा उत्साह खत्म हो जाएगा। हम लोग मान के चलेंगे कि भाई ये तो अल्लाह की मर्जी थी या ईश्वर की मर्जी थी। तो ये जो बिलीफ सिस्टम थी दैट ह्यूमन लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय द डिवाइन, ह्यूमन लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय द गॉड, इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट हैज hampered the growth of history. In fact, that was one of the factor that has hampered the growth of knowledge. क्योंकि हम लोग मान के चल आजकल तो खैर काफी प्रोग्रेस हुई है, पीपल डू ट्राई टू इम्प्रूव देयर लाइफ। अदरवाइज पहले यही था कि भाई जो कुछ भी हुआ भगवान की मर्जी से होता है या ईश्वर की मर्जी से होता है। हम लोगों ने पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, इसलिए हमको इस जन्म में भोगना पड़ेगा और हम लोग भोगते रहेंगे, हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। तो ये इस तरीके का जो दृष्टिकोण होता है वो मनुष्य को एक रैशनल दृष्टिकोण से अपने जीवन के बारे में नहीं सोचने देता है। इट डजंट अलाउ यू टू थिंक रैशनली अबाउट योर लाइफ, एंड दैट इज हाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफेक्ट दैट दिस पर्सन हैज पॉइंटेड आउट, दैट ह्यूमन लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय द डिवाइन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हैज हैम्पर्ड द ग्रोथ ऑफ हिस्ट्री। उससे हिस्ट्री की रैशनल ग्रोथ एक कम हो गई। दूसरा एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग था, वो था स्कैरसिटी ऑफ सोर्सेस। उस समय साधन उतने ज्यादा प्रमाण में अवेलेबल नहीं थे। आर्काइव जो हुआ करते थे, जहां पर रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, दोज वर नॉट ओपन टू द स्कॉलर एंड द रूलर्स, दोज हु हैड दिस आर्काइव एंड द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पास्ट, दे प्रैक्टिस सेंसरशिप। वो किसी को बताते नहीं थे अपने पास में क्या है, एंड दैट इज द रीजन द पीपल कुड नॉट राइट प्रॉपर हिस्ट्री। देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ क्रिटिकल एटीट्यूड। क्रिटिकली किसी दृष्टिकोण को, किसी किसी चीज को देखना, क्रिटिकली पास्ट को देखना, उसके बारे में क्रिटिकली सोचना। क्रिटिकल का मतलब ये नहीं कि आप केवल क्रिटिसाइज कीजिए, क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि आप उसको साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, उसको अच्छे और बुरे बातों दोनों को निकाल कर सामने लाइए, तब उसको कहते हैं क्रिटिकल एटीट्यूड। तो क्रिटिकल एटीट्यूड की डेवलपमेंट नहीं हुई थी। चौथा शॉर्टकमिंग उसने बताया कि हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से हिस्ट्री को रिक्रिएट करना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग हमें कोई नहीं देता है। तो ट्रेनिंग की भी डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो ये चार शॉर्टकमिंग इंपॉर्टेंट शॉर्टकमिंग उस समय हिस्ट्री राइटिंग में थे, जिसकी रिएक्शन हुई, एंड पॉजिटिविज्म हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट थॉट व्हिच हैज इन्फ्लुएंस्ड हिस्ट्री राइटिंग सिग्निफिकेंटली। So because of all this reason, history writing till 18th century, it did not stood the scrutiny of truth. उसमें सत्य है कि नहीं, लोग उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करते थे। The concept of history writing did not become very clear. हिस्ट्री राइटिंग कैसे होनी चाहिए, साइंटिफिकली कैसे हम लोग उसको अप्रोच करें, ये सारी बातें क्लियर नहीं हुई। हिस्ट्री राइटिंग डिड नॉट टेक प्रॉपर शेप, एंड हिस्ट्री राइटिंग बाय एंड लार्ज कंसिडर एज अ डोमेन ऑफ लिटरेचर, एक साहित्य का भाग इतिहास बन के रह गया था। देन उस समय एक ऑर्थर मार्विक नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण शॉर्टकमिंग हिस्ट्री राइटिंग में लिखने की, हिस्ट्री राइटिंग में बताई, हु हैज फाउंड आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट lacuna, very important shortcoming in the history writing, and that is we do not understand that the people of the past, they lived in a different era. What we try to do is that we try to analyze their life, we try to analyze their period in the context of today. आज के विचार जो है हम लोग भूतकाल पे थोप देते हैं, और इसको कहते हैं लैक ऑफ हिस्टोरिसिज्म। हिस्टोरिसिज्म का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग दैट द पास्ट, द हिस्ट्री हैड देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग, हैड देयर ओन वे ऑफ लाइफ व्हिच इज डिफरेंट देन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। इसको हिंदी में बताता हूं मैं। हिस्टोरिसिज्म का मतलब ये होता है कि इस बात को समझ जाना कि भूतकाल के लोग एक अलग दुनिया में जीते थे, अलग तरीके से जीते थे, अलग तरीके की उनकी सोच विचार थे, और आजकल के जमाने में हम जिस 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 दुनिया में हम लोग पले बढ़े हैं,
जिस तरीके से हम लोग बड़े हुए हैं, हमारे विचार हम लोग भूतकाल के ऊपर नहीं लाद सकते, हम लोग उस दृष्टिकोण से भूतकाल को नहीं देख सकते। वी हैव टू लुक एट द पास्ट फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव। देखिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीजें हैं जो शायद आपकी जनरेशन इमेजिन नहीं कर पाएंगी। हो सकता है आप में से किसी ने खत नहीं लिखा होगा, लेकिन मुझे याद है व्हेन इन 1987 व्हेन आई लेफ्ट माय होम फॉर माय स्टडीज, I used to write later and there was no phone, but now you cannot imagine the life without mobile. So you know it's very difficult, it was very difficult for me to communicate quickly with my parents, which I can do now. I can just take a mobile and ring and speak to my parents. But during those age, during that time when I was only 14-15 years old, and it was very painful for me. Now probably that separation which you may not understand now because the time has changed now. So similarly, we may not understand how difficult it was to go from Pune to Delhi during Peshwa's period or during Maratha period. But which is not that difficult now. You can go by aeroplane or you can go by train. So you know every era is having their own way of life, and if we try to impose present day's thought on the past, present day's concern on the past, probably we will not be having a proper understanding of history. So this is called historicism. Historicism means trying to understand that the past had their own way of thinking with their own way of living. ये हिस्टोरिसिज्म, अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल कैरेक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर टाइम, उसके समय के हिसाब से हम लोगों को उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात आर्थर मार्विक ने कही थी और बाद में पॉजिटिविज्म ने इसको और ज्यादा डेवलप किया। उसके बाद में हिस्ट्री राइटिंग में जो था बहुत ज्यादा मिस्टिसिज्म हुआ करता था। एक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रहस्यवाद, जिसको फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन, एक मिस्टिक एक्सपीरियंस है जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। जो लोग रिलीजन पे विश्वास करते हैं, जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस इट बट वी कैन नॉट नैरेट इट। दिस इज कॉल्ड मिस्टिसिज्म, समथिंग दैट इज मिस्टिक, समथिंग दैट कैनॉट बी वेरी क्लियरली explain, something that not very clearly can be proved. For example, there is a mystic love, you know, the love that you feel for God, that you cannot prove it to somebody, that is your inner experience. That kind of mysticism was prevailing in the history writing. That was one of the shortcoming, because mysticism is something which doesn't have proof, which you cannot prove empirically, किसी को नहीं दिखा सकते उसको। And because of all this, truth was not really reflected in his writing. Next important lacuna was primary sources were not available, and history writing was mainly based on the secondary sources. हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में पढ़ा है कि the research that is done entirely based on the secondary sources is not considered as a good research, because you are reading somebody's opinion, you are not reading the original sources. Original sources का कम इस्तेमाल हुआ करता था, जैसे कि पहले बताया, archives were not there। जो हिस्टोरिकल सोर्सेज थे, जो राजा महाराजा और नोबेलिटी, वो उसको बंद करके रखती थी, लोगों को नहीं दिखाती थी। they used to think that this is their property. It takes a lot of time for the psychology of the people to change. There was no system of giving systematic training, ये मैंने आपको बताया। Subject was not given very serious consideration and no importance was given to history. And in 19th century, there was a reaction to this. People started scientific study of primary sources. The allied subject of history was regularly studied. The initial work about the scientific approach. Now let us talk about the people who have contributed to this growth of the positivist thinking. I hope it's pretty difficult. See, ये जो टॉपिक है ना, ये जो 3 टॉपिक है इस 4th यूनिट के, पॉजिटिविज्म, मार्क्सिज्म एंड एनालिसिस, ये कंसेप्चुअल है, इसको आपको आइडिया समझनी पड़ेगी। दैट इज द रीजन आई विल सजेस्ट इट्स बेटर इफ यू अटेंड द मैक्सिमम लेक्चर, क्योंकि इसके पहले का जो था दैट वाज मोस्टली इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन उसमें थे, एक्सेप्ट आपको इंटरनल क्रिटिसिज्म आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ये जो 3 आइडियाज है ये आपको समझने पड़ेंगे। वेल, now let us talk about the people who have contributed to the growth of the positivist thinking. आपको लिवी शायद याद होगा। लिवी वाज, आई विल टेल यू, लिवी वाज द रोमन हिस्टोरियन एंड ही रोट हिस्ट्री बेस्ड ऑन लॉट ऑफ रिटन सोर्सेस। और उसकी जो हिस्ट्री ऑफ रोम, वो एक जर्मनी में एक जो व्यक्ति थे बार्थोल्ड निबुर, इन्होंने वो लिवी की किताब पढ़ी, लेकिन उससे उनका समाधान नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, ही थॉट, why not to go and search and read those sources
based on which Levy has written his book. So very interesting. You see, research is not a very easy thing. It needs you need to put a lot of efforts. So this person, what he has done is he has searched the resources used by Levy, and he has studied those resources, and then he found out that कि लीवी ने जो इंटरप्रिटेशन किया है वो 100% सही नहीं है. And based on that work that he studied, that is Levy's history of Rome and his own studies of resources, he in 1810 he gave lectures in Berlin University, and there he pointed out how important it is to go and study the original sources, because Levy's work, if you want to, from his perspective, Levy's work, which is based on certain resources, for him it became a secondary source. And if you entirely rely on the secondary source, that is only the interpretation of Levy, that is only the interpretation of the author, and you may not get the true picture. So this lecture became very famous, and now people begin to understand that what positivism is, how important it is to go and search for the truth, how important it is to go and search for the evidences, how important it is to go and search for the primary sources, study it and interpret it, and also try to understand what were the circumstances in which the person has produced the resources. So all this he has given in his speeches, and that is considered as the very early beginning of the positivism, when the trend of very scientific, very thorough investigation of the resources is being advocated by Barthold Niebuhr. And by philological study, philology is if you remember, we have studied in the auxiliary sciences, it is a study of languages. So by studying these languages, he found out that there are a lot of shortcoming in the writing of Levy's writing. And scientific investigation, I have told you this. So he laid the foundation of modern history writing, and his book History of Rome, it came out in 1811 and 12. That was mostly based on the lectures that he gave at Berlin University in Germany. And he says that in one of his sentences, in laying down the pen we must be able to say in the sight of God, I have not knowingly or without earnest investigation written anything which is not true. मतलब मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर ली कि मैं कोई भी असत्य बात नहीं लिखूं, मैंने जितना हो सके इन्वेस्टिगेशन किया. So Barthold Niebuhr is a very early person who has contributed to the growth of positivist idea, made the people to realize how important it is to go for the primary resources, and how important it is to scientifically investigate the information. Well, now what work Niebuhr has done and later on Ranke has done in Germany, Niebuhr and Ranke both were from Germany. Similar kind of work has done by Auguste Comte in France. He was another important positivist, lived between 1798 to 1857. He was basically a mathematician, but then he somehow got fascinated with philosophy, and he worked under a philosopher Saint Simon. And he was the first person to use the phrase positive philosophy of history. There is a philosophy of history, and one of the important philosophy of history is that positive philosophy history. And here his important contribution is that he says, as we experiment and derive certain laws in the case of science, similarly we can observe the human behavior and derive certain law about the history, about the human behavior, about the society. I will explain this to you. This is a very important concept that you need to understand, because the positivism talks about the determined laws, and which is an important contribution of Auguste Comte. For example, let us go back to our earlier example. If we hit the metal, it will expand. This is a determined law which tells you that if you put the metal in the heat, it will expand. Similarly, he tells you that if you study the situation and put the people into that particular situation, they will behave in a particular manner. So that situation is the determined laws. For example, if there is a lot of prosperity and there is a safety, the people have a tendency to become lazy. So you take any number of people and put them in a situation where they get everything, they don't have to really work hard, and there is no threat to life, they are well protected. In that case, people will not work hard, and they may have a tendency to become lazy. So this is called the determined laws. As
you hit the metal, it will expand, is a determined law, is a fixed law, is a scientific law, is a proved law. Similarly, putting the people in the luxurious situation will make them lazy, is a determined law. I'm giving a very simple example because I want this to be made very clear that what is a determined law. Determined law is the assumption that if the situations are in a particular way, the people will behave in a particular way. Like hit the metal, it is bound to expand. So put the person in the particular situation, he is bound to behave in a particular way. Put the people in the hardship, he will become hardworking person. Put the people in the luxury, he will become lazy person. That is a determined law, which you may or may not agree, but that is what the positivism want us to believe. Well, and he says that these certain determined laws of social evolution, how the society behaves, are very scientific and they can be found out by studying the human behavior. And as they can be found out, they will be very helpful in predicting the future. And Kant, he published two books. Number one, The Course of Positivist Philosophy, which is in 6 volume. The System of Positivist Politics, which comes in the 4 volume. And in this book, he explained his ideas about the positivist way of acquiring knowledge, how the positivists should acquire the knowledge. That is by observing. See, we are a human being and we observe the material in a detached manner. We observe the material. For example, when you hit the metal, you won't feel the pain, you won't feel the heat, because you are detached, you are a detached observer. Similarly, he says that you need to get detached from the people, you need to get detached from history, you need to get detached from sociology and observe their behavior in as a kind of objective observer. Then only you will be able to find certain determined laws that if the situation is particular, people's behavior will be in a particular manner. Well, guys, is it becoming too heavy for you, or you are understanding? Tell me. Yes. Some of you can unmute yourself. uh, शाइली, जुलेखा, रोहन, समझ में आ रहा है आपको? Yes. हेलो. हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है. हाँ, ओके ओके, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. दिस इज अ बिट क्रिटिकल फिलोसॉफीज. वेल, ओके. Well, now there are a certain theorization about theorization of August Comte. For example, he says that human mind had progressed through three stages. The first was the primitive stage, and his mind was not developed. He could not understand the functioning of nature around him. Second comes the stage of spirituality, when human mind try to understand the world around him through spiritual point of view. He sees God, there is a God who is controlling all these forces of nature, but he could not really understand the functioning of the world because he just assumed that is a God, and God is beyond any empirical evidences. उसको हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, उसको हम लोग देख नहीं सकते. So he gives all the responsibility to the God. That is the second stage. And the third stage comes, he says, we try to understand the different aspect of nature one by one, independently, scientifically. And this stage is as a positivism, when you try to investigate everything in the nature. And as the human mind passes through these three different stages, the human society also passed through three stages. That is the theological. Earlier the primitive stage जिस समय था, when man did not understand anything, उस समय तो कोई सोसाइटी थी नहीं. बाद में सोसाइटी डेवलप होने लगी. And how this society developed, for example, he says that ancient society was based on theology. That is the conception of the God. Theology is a religious knowledge. So based on conception of the God, how the world should govern, पाप पुण्य की संकल्पना थी. And this theological period, that is ancient period, is mostly governed by the military power. जिसके पास में military power होती थी, they used to govern. Then next stage comes, that is a metaphysical stage. People start thinking beyond this theological knowledge. They become a kind of philosophical kind of thing. And here at this stage, it is by the law. पहले समय में कोई भी rule नहीं होते थे fix. जिसके पास में भी power होती थी, वो they used to do what they feel like. But now people started obeying the law, and that came the medieval stage. And the next stage comes, that is the industrial stage, where you have become a scientific attitude, human being have developed. And this he called a modern period, that is a positivist period. And these all stages can be applied to understanding human society as well as the
type of studies which he calls as the science of sociology. Sociology, the study of society, is a science from his perspective, and you can understand these three different patterns: how the human mind has developed and how the society has also developed. It was more theological, then it came into the medieval, when it became more philosophical, metaphysics, and then later on we have now industrial, where you apply science and technology everywhere. Well, now he says that under this background, you should not only study the historical event but try to understand the laws that govern the historical event. For example, the people who are brought up in a general soil, जहाँ पर उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, वहाँ के लोग लेजी हो जाते हैं, ये हमें हिस्ट्री बार बार सिखाता है। और जहाँ पर लोगों का जीवन काफ़ी कष्टमय होता है, वहाँ के लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम दिस हार्ड वर्किंग पीपल, दे defeat these lazy people and establish their rule. ये बात हमने जब इब्न खल्दून के बारे में पढ़ा है, उस समय भी हमने बात पढ़ी है। इब्न खल्दून कहता है कि जो लोग रेगिस्तान में रहते थे, their life is very hard, but those people who are settled in the plain, after 3 generations they become very lazy, and these people coming from the hard area, coming from the harsh area, they will defeat these people and replace them, and over the course of time they will also become lazy. So this understanding only the battles is understanding the history on the surface. Under this surface, under this event, under the character of the human being, there are certain laws which governs human society, and you can, by scientifically investigating the human nature and the historical event, you can understand how these determined laws. For example, इंग्लैंड हैज डिफीटेड इंडिया। इंग्लैंड ने हमारे ऊपर, ब्रिटिश ने हमारे ऊपर काफी साल तक राज किया। इसके पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, और इस नेवी स्ट्रांग होने के पीछे का कारण ये था कि इंग्लैंड इज एन आइलैंड नेशन, उसके आजू बाजू में समुद्र है। सो इन द कोर्स ऑफ टाइम दे बिकम अ वेरी गुड सेलर, एंड देन दे डेवलप अ वेरी स्ट्रांग नेवी। सो वी हैव दिस डिटर्मिनेशन इज दैट अगर आप एक आइलैंड कंट्री में रहते हैं, आपके आजू बाजू में सारा समुद्र है, तो वहाँ की पॉपुलेशन जो है, वहाँ के जो लोग हैं, इन कोर्स ऑफ टाइम दे विल बिकम अ वेरी गुड सेलर एंड दे आर एबल टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग नेवी। सो दिस इज अ डिटरमाइंड लॉ। यू पुट एनी पीपल, इंग्लैंड के लोगों को निकाल के हिंदुस्तान के लोगों को उठा के वहां अगर रख दिया जाए, तो हो सकता है कुछ जनरेशन बाद में, 5, 6, 10 जनरेशन बाद में वो लोग भी अच्छे नाविक बन जाएंगे। वही जो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर गांव का लड़का शहर में आता है तो उसको रोड क्रॉस करने में भी डर लगता है, क्योंकि वो बड़े बड़े रोड, इतनी सारी गाड़ियां गांव में नहीं होती है। बट इफ ही स्टेज हियर इन सिटी फॉर मे से 1 ईयर, ही विल बिकम एक्सपर्ट। सिमिलरली अगर एक शहर के लड़के को गांव में भेज दिया जाए, तो उसको नदी में तैरना शायद नहीं आएगा, प्रोवाइडेड ही हैज नॉट गॉन टू स्विमिंग पूल इन सिटीज। तो बट इफ ही स्टेज देयर फॉर 1 or 2 years, definitely he will be able to do that. So that geographical situation in which we are putting that person has determining his behavior। और ये हम हिस्ट्री में समझ सकते हैं। ह्यूमन नेचर के बारे में एक लॉज निकालना हम लोग समझ सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग एंड बाय ऑब्जर्विंग द ह्यूमन सोसाइटी in a very scientific manner. That is what Comte had tried to tell us. And he says that this methodology can be applied to all branches of humanities. You study anything, any human sciences like economics and history and sociology and literature, you can find out this kind of determined laws, that human nature is being determined by particular laws. Well, then हाँ, अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, ऑब्जर्व करके, क्रिटिकल एनालिसिस करके हम लोग वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द underlining principle. The notes are a bit longish. You can after the lecture you can read it and you will understand in a better manner. And it is possible for Auguste Comte, he says that it is possible to study man as we study the natural phenomena. It is possible to study as we study, let us say, any natural phenomena, let us say trees. उसी तरीके से एक मनुष्य को भी हम लोग पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू डिस्कवर डिफरेंट, ये मैंने आपको बताया। और उसकी जो थिंकिंग थी एक डिटरमाइंड लॉज के बारे में, कि एक विशेष सिचुएशन होती है जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती है और हिस्ट्री को प्रभावित करती है। इससे आगे काफी लोग प्रभावित हुए, उदाहरण के तौर पर मार्क्स और टॉयन भी। मार्क्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक मार्क्सिज्म का ही है। तो डिटरमाइंड लॉज जो पॉजिटिविज्म हमें देता है, मार्क्स उसको और डिफाइन करता है। मार्क्स कहता है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है,
कि किसी भी एक इकोनॉमिक सिचुएशन में लोगों को रख दीजिए, उनका बिहेवियर एक पर्टिकुलर तरीके से होगा। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मैं उदाहरण केवल इतना आपको देना चाहता हूँ कि डिटर्मिनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो पॉजिटिविज्म ने हमें दिया है। डिटरमाइन लॉज, डिटर्मिनिज्म या फिर डिटरमाइन लॉज जो पॉजिटिविज्म ने हमें समझाने की कोशिश की है, ये आपको जानना जरूरी है। पॉजिटिविज्म के बारे में नो सोर्स नो हिस्ट्री, ये भी जानना जरूरी है आपको। वी कंटिन्यू टू स्टडी फर्दर। In 1822, Comte also published a plan for reorganization of society, and this became a charter of positivist philosophy. Positivist philosophy उसमें काफी डिटेल में थी, and he rejected the metaphysical realities and prepared the ground for observed realities. Systematic subordination of imagination to observation. What does that mean? Systematic subordination of imagination to observation. देखिए, साइंटिफिक नॉलेज में इमेजिनेशन की कोई स्पेस नहीं होती, अगर होती हुई तो बहुत कम होती है। उदाहरण के तौर पर मेटल को हीट करने से वो एक्सपांड होगा, ये आप ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं, उसमें इमेजिनेशन का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। इमेजिनेशन वहां आता है जहां पर साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं होते। तो ये कहता है ऑगस्ट काम कि ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज सुपेरियर, इमेजिनेशन इज ऑलवेज इंफीरियर। नॉलेज क्रिएशन में पॉजिटिविज्म गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू द इमेजिनेशन। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया नो सोर्स नो हिस्ट्री, ये एक कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट। डिटरमाइंड लॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इमेजिनेशन टू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड द ह्यूमन साइंसेस कैन बी स्टडीड इन अ साइंटिफिक मैनर। ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। पॉजिटिविस्ट थिंकिंग में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर थे, वो थे थॉमस बकाल, हेनरी थॉमस बेकल, एंड ही रोट हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड। और इस किताब को लिखते समय ही कलेक्टेड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंग्लैंड्स कल्चर फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज। ही मेड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इट एंड ट्राइड टू फाइंड आउट द ट्रूथ. He also used statistical method to find out the truth, and he was in fact the first person who used statistical method to study social sciences. And he says that there is nothing mysterious or divine in human life. कोई यहाँ पर ईश्वर की शक्ति या फिर मिस्टीरियस है जो हम समझ नहीं सकते। हम लोग कहते हैं ना कि मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है, इसको समझना बड़ा कठिन है। वो कहता है कि ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। सिस्टमेटिकली अगर हम अध्ययन करेंगे सोशियोलॉजी का या हिस्ट्री का या मनुष्य के स्वभाव का, तो वी कैन डिसाइफर सर्टेन रूल इन ह्यूमन लाइफ, कि ह्यूमन लाइफ में किसी ह्यूमन लाइफ जैसे साइंस किसी नियम के आधार पर चलता है। कभी भी आप मेटल को हीट करेंगे तो एक्सपांड होगा, एक नियम है जो हर जगह एप्लीकेबल है। उसी तरीके से मनुष्य के जीवन में भी, मनुष्य के लाइफ में भी कुछ एक निश्चित नियम है जो कि हर जगह लागू होते हैं। वी कैन डिराइव सर्टेन लॉज फ्रॉम फॉर ह्यूमन लाइफ, ये कहने की कोशिश करता है थॉमस बकाल। एंड दिस प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द ह्यूमन लाइफ, दे मे नॉट बी विजिबल, हो सकता है लोगों को दिखे नहीं, बट दे आर नॉट इनकंसीवेबल। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, that they can be deciphered, they can be understood. And if you understand this human law that governs, if you understand these determined laws that govern the human life, we can conveniently plan for future. And and he says that events that we see of history, they are not real history. The real history is trying to understand द मेन ट्रेंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। उस इवेंट्स के नीचे जाके, अंदर में जाके खोज करके हम लोग ट्रेंड्स क्या है निकालने चाहिए, किस तरीके से लोगों का बिहेवियर किस नियम के आधार पे चलता है, ये हम लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। देन देयर इज अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट इज एडवर्ड गिबन, एंड ही रोट डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, एंड दिस बुक is also one of the important contributor, early sample of the positivist history writing, which is based on a lot of sources and evidences. Well, so this is the background I told you today about the different people like Bartholomew Bohr, August Comte, then Edward Gibbon. Now we will be going to the next very important person who is important for us because he was a historian, that is Leopold Ranke, and how he has changed the way history has been written. But that we will take up in the next class because that is going to be a long story. So today we should understand what is the meaning of positivism. That is, the positive knowledge is the knowledge which can be empirically proved, which is having evidences, and by studying the human life we can understand certain determined laws. And this positivism tells us that human nature can be studied scientifically, and that is the reason they call history as a social physics. So I'm stopping here for today. If you have any doubt so far, you can ask me if you have not put the question in the
chat box. Let me see the chat box. मराठा इतिहास लेखन आप फिर से समझा। अच्छा हाँ ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, आई क्लोज द रिकॉर्डिंग।